हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड टॉपिक के लास्ट में एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो विश्व वायु दिवस से रिलेटेड है। आज हम लोग विश्व वायु दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों है ये जानेंगे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये चर्चा में क्यों है, और कृष्णा रिवर बेसिन और नल्लमाला टाइगर रिजर्व भी ये चर्चा में क्यों है ये भी जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है विश्व वायु दिवस। हर साल हम लोग इसे 15 जून को मनाते हैं। विश्व वायु दिवस जो है ये पवन ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वायु की क्या भूमिका है, इसकी भूमिका को बताने के लिए, इस जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम क्या है इस बार का, तो विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन इस बार का थीम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विश्व वायु दिवस ये हम लोग 15 जून 2026 को मना रहे हैं। आज हर साल इसे 15 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम है विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। भारत का लक्ष्य है 100 गीगावाट और उससे आगे, मतलब 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है विंड एनर्जी को प्राप्त करने का वो 100 गीगावाट है। ठीक है, वर्तमान में जो भारत का विंड एनर्जी पावर या क्षमता है वो है 31 मई 2026 तक के अनुसार 56.8 गीगावाट है। इसे 2030 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है और 2035 तक इसे 155 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये दिवस जो है संयुक्त रूप से वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद और विंड यूरोप के द्वारा मनाया जाता है। ये जो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद है और विंड यूरोप है, इन दोनों के संयुक्त रूप से ये दिवस आयोजित किया जाता है। और हमारे यहाँ का जो मिनिस्ट्री है MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है एलिवेटिंग इंडियाज विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट। ये हमें बताता है भारत में जो पवन ऊर्जा है उसके बारे में कि वर्तमान में भारत कितना पवन ऊर्जा उत्पादन कर रहा है, इसका आगे का लक्ष्य क्या है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में ये बताता है। भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये 15 जून 2026 को यानी आज गोवा में एक प्रमुख सम्मेलन के साथ मना रहा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MNRE के अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसी जिसमें शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए इसका MCQ देख लेते हैं। विश्व वायु दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये चर्चा में क्यों है, तो अभी आयुष मंत्रालय ने YouTube पर एक सीधा योग प्रसारण किया था। ठीक है, इस सीधे योग प्रसारण में 4,35,831 व्यूअर्स शामिल हुए थे, जिसकी वजह से ये योग प्रसारण एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शामिल हो गया। इसके पहले 2024 में भी इन्होंने योग प्रसारण किया था, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था, लेकिन उसमें जो दर्शक थे, व्यूअर्स थे, वो कम था, 2,46,252 थे। इस बार 4,35,831 हो गया, इसलिए फिर से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस बार का जो थीम है वो योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ठीक है, इसका थीम क्या है इस बार का, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। यहाँ पे देखिए 21 जून 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, और इस बार का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने योगा 365 अभियान को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें चर्चा किया था। और योगा 365 अभियान क्या होता है, तो योग को केवल 21 जून तक ही सीमित नहीं रखना। इसका मतलब ये है कि एक साल जो होता है वो 365 डेज का होता है, और योगा हम लोग अभी केवल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। इनका कहना है कि आप केवल इसे एक उत्सव के रूप में मत बनाइए, आप इसको अपनी आदत में डाल लीजिए। आपके पर डे में, आपके डेली बेसिस पे इसको सेलिब्रेट कीजिए। पर डे की आदत में होना चाहिए, आपके अंदर योगा होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसे हम लोग प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं और इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अच्छा, इसके लिए 21 जून को क्यों चुना गया था, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे हम लोग समर सोल्स्टाइस कहते हैं, इसलिए 21 जून को चुना गया था। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया था। हमारे PM साहब जो है इन्होंने 2014 में जो UNGA के 69वें सत्र थे उसमें इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे 175 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था, और फिर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें यह प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसके बाद इसे हम लोग 21 जून 2015 से मना रहे हैं। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 12वां एडिशन है। ठीक है, मतलब अभी तक ये 11 बार मनाया जा चुका है, ये 12वीं बार हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, MCQ देख लेते हैं इसका कि वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम क्या है, तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसका मुख्य थीम है। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये चर्चा में क्यों है, पहले ये समझते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में नल्लमाला टाइगर रिजर्व, इसे हम लोग नागार्जुन सागर श्रीशैलम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे एक पुरातत्वीय
पुरालेखी और ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 14 वर्षों के इतिहास से जुड़े 25 प्राचीन शिलालेख और चट्टानों पर कलाकृतियां उन्हें मिली है। ये जो प्राचीन शिलालेख और कलाकृतियां मिली है, उसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि, इसके अलावा कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, और क्या मिला है, तो कृष्णा नदी के किनारे अल्टम गांव के पास जो गुफाएं हैं, वहां पे महापाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो हमारा क्या इसमें हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है, इसके अलावा नल्लमाला टाइगर रिजर्व यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में हमें जानना है, और क्या जानना है, एपिग्राफी क्या होता है और रॉक आर्ट्स क्या होता है, ये हमारे काम का चीज़ है। तो पहले शुरू करते हैं एपिग्राफी से। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों और प्राचीन लेखों का अध्ययन। ठीक है, जैसे ये शिलालेख हो गया, ये सील है, ठीक है, इस पर जो लेख लिखा गया है इसको शिलालेख हम कहेंगे। ये छेनी हथौड़ी से काट के लिखा गया है या जैसे भी लिखा गया हो, तो ये जो लिखा गया चीज़ है, इसी को जो स्टडी किया जाता है, इसी के स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इसके वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण को एपिग्राफी कहा जाता है। किसके ऊपर ये लिखा जाता है या किन चीज़ों के ऊपर जो लिखा गया है उसके अध्ययन को ये कहा जाता है। तो पत्थरों, गुफाओं की दीवारों, धातु की प्लेटों, सिक्कों, स्तंभों और प्राचीन इमारत पर खुदे या लिखे हुए लेखों का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। ये ताम्रपत्र है, इस पर जो लेख लिखे गए हैं, ठीक है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, विश्लेषण करना, ये एपिग्राफी के अंदर आता है। इसे क्यों किया जाता है? वो इसलिए ताकि ये पता चल सके ये किस काल का है लिखा हुआ, ठीक है, कौन से लिपि में लिखा गया है, किस राजा से या किस शासक से इसका संबंध है। इन्हीं चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एपिग्राफी किया जाता है। ठीक है, तो लिपि का विश्लेषण किस लिए किया जाता है? ताकि वो ब्राह्मी या खरोष्टी या हड़प्पा लिपि में किस लिपि में लिखा गया हो और उसका विकास क्रम क्या हो, उसको समझने के लिए और उसका काल निर्धारण करने के लिए। ठीक है, एपिग्राफी का जो अध्ययन करते हैं उसे हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं या पुरालेखविद कहते हैं। रॉक पेंटिंग्स क्या होता है? जो चट्टानों पर चित्र बनाए गए हैं उसे हम लोग रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चट्टानों, गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाए गए चित्रों को रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। इसका अध्ययन जो होता है वो रॉक आर्ट स्टडी कहलाता है। 2-3 स्टडी है यहाँ पे, जैसे एपिग्राफी है, ये पत्थरों या कठोर सतहों पर लिखे गए लेखों या लिपियों का अध्ययन होता है। पैलियोग्राफी, ये क्या होता है? तो प्राचीन हस्तलिपियों और पांडुलिपियों जो कागज या पत्तों पर लिखी गई होती है उसका अध्ययन होता है। और न्यूमिस्मैटिक्स यानी प्राचीन सिक्कों पर जो मुद्राओं का अध्ययन होता है उसे हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, कृष्णा रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया में है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का क्या मतलब होता है? पहली बात है पेनिनसुला क्या होता है। तो अगर कोई मैनलैंड 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे ये इंडिया है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर अरेबियन सी है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, और पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो है गोदावरी नदी बेसिन। तो हम लोग कृष्णा नदी बेसिन की बात कर रहे थे। ये पेनिनसुलर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है और इसका जो प्रवाह है वो पूर्वी दिशा में होता है। मतलब ये है कि पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है, यहाँ से ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है सतारा जिले में, और फिर ये 4 राज्यों से होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इस दौरान इसके ऊपर 4 बांध बनाए जाते हैं, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध और तुंगभद्रा बांध। ये टोटल 1401 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होते हैं। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया के आधार पर है। ठीक है, और बाघों की संख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है बाघों की संख्या के आधार पर। नल्लमाला टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये पूर्वी घाट के नल्लमाला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और यह अभ्यारण्य जो है चेचू जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। चेचू जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी घोषित करके रखा है। पीवीटीजी का मतलब होता है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, और इस रिजर्व के भीतर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। ये जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
ठीक है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1861 में। ये वर्तमान में भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यानी संस्कृति मंत्रालय उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसका कार्य क्या है? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है, उसका कंजर्वेशन करना और प्रिजर्वेशन करना। इसके अंतर्गत अभी पूरे भारत में टोटल 37 रीजनल सर्कल्स हैं जो अपने अपने रीजन में रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, और खुदाई कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है। इसके अलावा जो इसकी स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं वो हैं साइंस ब्रांच, हॉर्टिकल्चर ब्रांच और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग्स। ये इसके 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।